नमस्कार एवरीवन। मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का कपिलांश एकेडमी के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रवाद का उदय 1858 से लेकर 1919 तक। आज का सेशन हमारा कौन सा है? नंबर 6, यानी कि 5 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक पर, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड का जो नया सिलेबस है उसमें ये टॉपिक ऐड है। पांचों सेशन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करने क्या वाले हैं, बंगाल विभाजन की तरफ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की भूमिका आपके माइंड में जो मैप है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। कांग्रेस की स्थापना तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, और कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है हमारे देश में। और उसमें कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में नरम दल और गरम दल के रूप में। और नरम दल के नेता अलग थे, गरम दल के नेता अलग थे। तो इन किरदारों के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बंगाल विभाजन बड़ा मैच है, तो उससे पहले खिलाड़ियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के सेशन में बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अब आरपीएससी का जो पैटर्न है वो यूपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं, तो गहराई में हम उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक है। एक समस्या अभी भी विद्यार्थियों की बनी हुई है कि पीडीएफ हमें मिलता नहीं है। वापस से मैं एक प्रयास और करना चाहूँगा, 20 सेकंड का समय और लेना चाहूँगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कपिलांश एकेडमी। प्ले स्टोर पे जाके ये नाम सर्च कर ले, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करते ही वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा। एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लें, आप डिटेल वगैरह डालें, मोबाइल नंबर, नाम डालने के बाद रजिस्टर हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का सेक्शन दिखेगा, क्लिक करो भाई। क्लिक करने के बाद टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज के 2 सेक्शन आएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंडियन हिस्ट्री की एक टेस्ट सीरीज खुलेगी आपके सामने, 4-5 टेस्ट निकलेंगे, उसमें इंडियन हिस्ट्री वाले पे क्लिक करोगे तो उसके बाद 2 सेक्शन दिखेंगे आपको, एक तो ओवरव्यू और एक कंटेंट। कंटेंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक फोल्डर मिलेगा आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ का, और वहीं पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल है, आराम से आप नोट्स वहाँ देख के बना सकते हैं। अभी भी अगर ना मिले आपको पीडीएफ, तो ये जो प्रोसेस मैंने समझाया ना, इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समाधान इसी से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी सुनते हो नहीं, पूरा स्किप कर देते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो कि हमें पीडीएफ ही नहीं मिल रहा। तो एक बार इस बात को सुने समझे, पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मान ली जाती है कि भी आंदोलन शुरू हो गया। और राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में डिवाइड करते हैं, अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से इतिहासकार उसको 3 चरणों में विभाजित करते हैं। कैसे? पहला चरण कब से लेकर कब तक? 1885 से 1905 तक। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, 1905 तक ये चला। इसको कहते हैं उदारवादी चरण। और इस चरण में जो नेता थे, जो लीडर थे, उनकी विचारधारा थी दोस्तों उदारवादी, जिसको हम नरमपंथी विचारधारा भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय जी आते हैं गलत बोल दिया मैंने, वो तो गरम दल के हैं। दादा भाई नौरोजी आते हैं। अभी मैं आगे पूरी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि भी ये नरम दल के नेता कौन है। ये सब नरम दल के नेता है। दादा भाई नौरोजी संस्थापक माने जाते हैं नरम दल के। ठीक है, तो ये पहला चरण हो गया, उदारवादी चरण। फिर उसके बाद दूसरा चरण आता है 1905 से लेके 1919, जिसको हम कहते हैं उग्रवादी चरण, या गरमपंथी विचारधारा वाले लीडर इसमें आते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है तीसरा चरण 1919 से लेके 1947 तक, जिसमें गांधी जी की हो जाती है एंट्री, और इसको क्या कहते हैं? गांधीवादी चरण कहते हैं, जिसमें फिर गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं उदारवादी चरण की। ठीक है, अब उदारवादी चरण में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इसमें विचारधारा कैसी है, नरमपंथी विचारधारा है। अब ये नरमपंथी विचारधारा क्या है, नरम दल क्या है, गरम दल क्या है,
क्रांतिकारी क्या होते हैं, गांधीवादी विचारधारा क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करें। ये थोड़ी सी समझने की बातें हैं, फिर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नरमपंथी विचारधारा, इस विचारधारा में क्या होता है, याचना पत्र दिया जाता है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है, मांग पत्र दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि ये हमारी समस्या है, इसका समाधान करिए आप। मांग पत्र दे दिया, प्रार्थना पत्र दे दिया, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर वापस से उनको याद दिलाया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई वापस देखो, भाई हमारी ये समस्या थी, ये ज्ञापन हमने उस समय दिया था, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। समस्या को समाचार पत्रों में छपवाया जाता है ताकि मैसेज पहुंचे सरकार के पास। शिष्टमंडल भेजा जाता है सरकार से बातचीत करने के लिए कि भाई ये दिक्कतें हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये सब कार्य इसमें होते हैं नरमपंथी विचारधारा में। इसमें सरकार के खिलाफ डायरेक्ट खुले शब्दों में आवाज नहीं उठाई जाती है, संघर्ष नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, नरमपंथी विचारधारा में कोई आंदोलन नहीं होता है। समझ गए आप? अब इस नरमपंथी विचारधारा में कौन कौन से नेता आते हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश बनर्जी, ये सब इसमें आएंगे लीडर। अभी आगे मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो प्रथम जो चरण था हमारा, उदारवादी चरण, नरमपंथी विचारधारा, उसमें ये सब कार्य किए जाते हैं 1885 से 1905 तक। ठीक है। उसके बाद दूसरा है गर्मपंथी विचारधारा। इसमें क्या होता है, गर्मपंथी विचारधारा के जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि ये हमसे याचना वगैरह नहीं होती, हम सरकार के खिलाफ डायरेक्ट संघर्ष करना चाहते हैं। इसमें होता क्या है आप देखिए, जन आंदोलन होता है, बहिष्कार किया जाता है, हड़ताल की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। समझ गए आप? यहां पे ये सब नहीं हो रहा। नरमपंथी विचारधारा के लोग अंग्रेजी सरकार में विश्वास रखते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे, उनकी न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास है, जबकि गर्मपंथी विचारधारा इनका समर्थन नहीं करती कि ये हमसे नहीं होता, हम तो ये चाहते हैं, ये करते हैं और अपना मैसेज डायरेक्ट जनता को और सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी ये डिमांड है। ठीक है। यहाँ पे एक खास बात है, क्या, यहाँ कोई आंदोलन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आंदोलन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, अहिंसात्मक होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बम फोड़ दिया, बमबारी कर दी, हत्या कर दी, ये सब नहीं होगा। हाँ, हम ये सब करेंगे, हड़ताल करेंगे, बहिष्कार करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारेबाजी करेंगे, लेकिन उसमें अहिंसा नहीं होगी, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, बमबारी नहीं करेंगे, है ना। ये हो गई गर्मपंथी विचारधारा, जिसमें कौन आते हैं, लाल बाल और पाल, पढ़ेंगे भी आगे डिटेल से। क्रांतिकारी में क्या होता है क्रांतिकारी कहते हैं कि जो गर्मपंथी कर रहे हैं ये सब हम भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आवश्यकता हुई तो यहाँ पे हिंसा का भी प्रयोग होगा, आंदोलन उग्र भी हो सकता है, और हथियार उठाने की बारी आई तो हथियार भी उठाएंगे, बमबारी भी करेंगे। देश हित में अगर हत्या करने की बात आती है तो हम वो भी करेंगे। समझ गए? जैसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी। आ गई बात समझ में? और गांधीवादी, इसमें क्या होता है, गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, यहाँ पे अहिंसा होगी, सत्य की बात होगी, तो ये गांधीवादी युग हो गया। तो विचारधाराओं में उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नरमपंथी, गरमपंथी ये सब क्या है, नरम दल के नेता क्या है। उदारवादी चरण हम पढ़ रहे हैं, उदारवादी चरण में ये सब हुआ, और समय कहाँ से लेके कहाँ तक आ गया, 1885 से लेके समय आ गया 1905 तक। अब लोगों को ये लगने लग गया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जो गरम दल के नेता हैं, उनको ये लग रहा कि अब कांग्रेस सही डायरेक्शन में कार्य नहीं कर रही है, अब इनसे काम नहीं चलेगा, बहुत हुआ ये सब। समझ रहे हैं आप?
तो ये गर्मपंथी विचारधारा। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं मैं अपनी बात को। अब गर्म दल, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, इसको चेंज करिए। नरम दल के नेता हम पढ़ेंगे पहले। ये लीजिए, नरम दल के नेताओं के बारे में आपको बता देता हूँ। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन गरम दल से संबंधित है, कौन नरम दल से संबंधित है। तो ये लीजिए नरम दल के नेता कौन कौन है। पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, दूसरा नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा नाम है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष। मन में एक बात आ रही होगी कि गलत तो नहीं लिख दिया सर आपने, रास बिहारी बोस होगा कि घोष होगा। तो ध्यान रखना ये घोष ही है, बोस नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये भी आपको पता रहे कि भी रास बिहारी बोस नहीं आएगा यहाँ पे, रास बिहारी बोस नहीं, ये ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब, महादेव गोविंद रानाडे और दिनशाह वाचा, ये सब कौन है, नरम दल के नेता हैं। और इन्होंने कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, उससे पहले या उस समय आप इन्हीं नेताओं का नाम पढ़ेंगे आप। अब आप कहेंगे कि हमें पता नहीं, कैसे पता कैसे चलेगा भाई, आपने प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में यहाँ से देखिए। सबसे पहले मैंने राष्ट्रवाद के बारे में बताया, फिर दूसरे में राष्ट्रवाद के कारण वगैरह पे चर्चा की, फिर उसके बाद में संस्थाओं को लेके हमने बात की। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमारा सीरीज शुरू है, ये देखिए। फिर उसके बाद हमने संस्थाओं को लेके चर्चा की कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन से संगठन बने। तो ये आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो सब आपको मिलेगा, समझ में आएगा। तो सिस्टम से आप देखिए ताकि पूरी बातें आपको समझ में आए। यूट्यूब को विजिट करके प्लेलिस्ट को देखिए आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था नरम दल के नेता ये हो गए और इन्होंने इस विचारधारा पे कार्य किया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलता हूं मैं। चूंकि हम स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें गहराई में उतरना होगा। आपको नहीं लगता कि ये जो भी लीडर्स के नाम आ रहे हैं, दो चार बातें हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इनकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे और NCERT RBSC की किताबों में भी इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इनको हम समझते हैं, इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और उनसे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बात मैं अंडरलाइन करूं वो आप समझ जाना कि ये बात हमें याद रखनी है। बाकी मैं पूरी बातें आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है ना। जो बात काम की है वो मैं अंडरलाइन करूंगा। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 तक ये जन्म हुआ और ये हो गई इनकी मृत्यु। ये समय याद नहीं रखना है कि भी जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई, एक अंदाजा होना चाहिए हमारे दिमाग में, एक समझ होनी चाहिए कि अच्छा इस समय के हैं ये। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सर्व प्रमुख नेताओं में उनका नाम गिना जाता है, दादा भाई नौरोजी का। वे अंग्रेज भक्त नेता थे किंतु सरकारी आर्थिक नीतियों की सबसे बड़ी आलोचना उनके द्वारा की गई। ये बात ध्यान रखना। अंग्रेज भक्त नेता थे किंतु उनकी सबसे बड़ी आलोचना, उनकी जो अंग्रेजों की सरकारी आर्थिक नीतियां थी उनके बहुत बड़े आलोचक थे ये अंग्रेज भक्त नेता थे। इसका मतलब भी अभी आगे आपको समझ में आएगा। अंग्रेज भक्त नेता का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये गर्मपंथी विचारधारा का समर्थन करते थे, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते थे। समझ रहे हो आप, ये नरमपंथी विचारधारा के जो भी लीडर हैं वो ये चाहते थे कि हमारा कल्याण अंग्रेजी सरकार के नेतृत्व में ही होगा और हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, बस हमारी समस्याओं को सुने और उनका समाधान किया जाए। समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, सारी बातें धीरे धीरे आपको क्लियर होगी। 1825 में एक फारसी पुजारी परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 1845 में बम्बई के कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की। प्रारंभ के 10 वर्ष में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। अब ये फालतू की बात है।
इसके बाद इन्होंने व्यवसाय किया, ठीक है ठीक है ठीक है। 1874 में बड़ौदा के महाराजा के दीवान बने, अंग्रेज रेजिडेंट ने उनसे नाराज होकर नौकरी से निकलवा दिया, ठीक है बात। इसके बाद वो वापस इंग्लैंड गए और अपना शेष जीवन देश सेवा और सार्वजनिक कार्य में बिताया। समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनका महान योगदान रहा। बाकी की कुछ बातें ध्यान नहीं रखनी, एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि सरकारी आर्थिक नीतियों की सबसे मतलब जो कड़ी आलोचना इनके द्वारा की गई अंग्रेजों की। बाकी ये अंग्रेज भक्त नेता थे। आगे बढ़ता हूं, पत्रकारिता। 1851 में बंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और मुस्लिम समुदाय के अपराधी तत्वों के द्वारा कई सप्ताह तक पारसी मोहल्लों में आक्रमण किए जाते थे। अच्छा जी। इन हमलों के समय पुलिस निष्क्रिय रही। इसके पश्चात ऐसी घटनाओं को प्रकाश में लाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने गुजराती में, बस ये काम की बात है हमारे लिए, गुजराती में रस गुफ्तार नामक पाक्षिक पत्र प्रारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पत्र का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि क्या है, रस गुफ्तार। काम काम की चीज हमें निकालनी है, समझ रहे हैं आप। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या छोड़ना है, ठीक है। तो रस गुफ्तार नामक पाक्षिक पत्र प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने 1882 में वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नामक अखबार प्रारंभ किया। वॉइस ऑफ इंडिया, दोनों बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ में? आपको नहीं लगता कि इन दोनों पत्रों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाया? तो कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है ही। और समाचार पत्रों की मैं एक अलग से एक क्लास भी रखूंगा आगे, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे याद होती है, तो साथ में चलते चलें आप मेरे साथ। रस गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया, बस आगे बात समझ में। आगे की स्लाइड पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी की सामाजिक गतिविधियां। दादा भाई नौरोजी पारसियों में धर्म प्रचार के लिए बने संगठन से जुड़े थे। शिक्षा प्रसार, विशेषकर स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। बंबई की सभी सामाजिक राजनीतिक गतियों में उनकी सक्रियता रहती थी, ठीक है, कोई खास बात। आगे और बढ़ते हैं, राजनीतिक गतिविधियों पे चर्चा करते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत में नरम दल का संस्थापक माना जाता है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए आपको, नरम दल का संस्थापक माना जाता है इनको। वे यह मानते थे कि अंग्रेजों में समानता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता की भावना जन्मजात है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इनका मानना था ये कि अंग्रेजों में समानता, न्यायप्रियता और निष्पक्षता की भावना जन्मजात है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप हालांकि पढ़ फर्स्ट ग्रेड के लिए रहे हैं कि भाई हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको भारत के इतिहास को जानने का भी मौका मिलेगा साथ में। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज़ादी से पहले की बातें हम पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है ये बातें आज आप पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा अचंबा लगेगा आपको, लेकिन भारत को जानने का आपको साथ में मौका भी मिलेगा। अच्छा जी, उन्हें हमारी आवश्यकताओं तथा अंग्रेज अधिकारियों के कुशासन की बात ठीक प्रकार मालूम हो सके तो वे अवश्य ही भारतीयों का हित साधन करेंगे। मैंने क्या कहा आपसे थोड़ी देर पहले, वही तो बात समझाई आपको कि नरमपंथी जो लीडर थे ये अंग्रेजों की सत्ता में विश्वास करते थे, उनकी न्यायप्रियता पे इनको भरोसा था। तो ये यही तो कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी कि भी अंग्रेजों को अगर ये बात पता चलेगी कि ये समस्याएं हैं भारतीयों की, तो निश्चित रूप से अंग्रेज उनका समाधान करेंगे। इसीलिए तो नरम पंथी विचारधारा के जो लीडर हैं वो याचना पत्र, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र ये सब दिया करते थे, फिर वापस से उनको याद दिलाया करते थे कि भाई समस्या का समाधान करो, क्योंकि इन लोगों को भरोसा था कि होगा समाधान, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक की बात आ गई समझ में। 1852 में संसद को ज्ञापन देने के लिए बने बॉम्बे एसोसिएशन में वो काफी सक्रिय थे। अब ये देखो भाई साहब, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, ये मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया आपको? अगर
आपने वो मेरी क्लास देखी है, कांग्रेस से पहले जो स्थापित जो संस्थाएं हैं उनकी मैंने पूरी लिस्ट आपको दी है। दूसरे तीसरे नंबर का सेशन है हमारा। जिन्होंने उसको देखा है तो उनको तो पता होगा कि हाँ पढ़ाया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड में आप सिलेक्शन चाहते हैं, पढ़ पूरी दुनिया रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कोई नहीं पढ़ रहा। उसका मैं सबसे बड़ा प्रूफ आपको कहीं और नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे ही मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये जो प्लेलिस्ट है ना हमारी, इसको आप खोल के देखना। पहले वीडियो पे व्यूज़ हैं लगभग 3600, दूसरे वीडियो पे व्यूज़ हैं 1200, तीसरे वीडियो पे हैं 600, चौथे पे हैं 300, पांचवे पे हैं 150। तो स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, और यही एक फेलियर है सबसे बड़ा। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मैटर है, साथ साथ आप करते रहें, रेगुलर करें स्टडी। वे 1865 में इंग्लैंड में अंग्रेजों तक बात पहुंचाने के लिए निर्मित लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष थे। तो ये बात भी पता होनी चाहिए आपको, लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष थे कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। कांग्रेस के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तथा इसके दूसरे ही कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। याद है ना, 1886 में बनाया गया था। अब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े हो तो आपको पता हो, ये सब बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 1891 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब कांग्रेस में बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण गरम दल का वर्चस्व बढ़ रहा था तथा एक सर्वमान्य व्यक्ति को नेतृत्व देने की आवश्यकता थी, ऐसे समय में फिर से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। यहाँ उन्होंने कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य बताया, ये शब्द का प्रयोग किया था अधिवेशन में, याद करो आप, बताया था मैंने। वे 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 92 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इंग्लैंड में भारत के पक्ष में वातावरण बनाने में उनका प्रमुख योगदान रहा। अब देखो, मुश्किल से हमने पूरी समरी आपको दी है और तीन चार बातें मैंने हाईलाइट की है। अब आपको पूरे टॉपिक का मर्म भी आपको समझ में आ गया कि दादा भाई नौरोजी क्या हैं, इनके बारे में आपको बातें पता चली, और तीन चार बातें हमारे सामने निकल के आती है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इनको आप अपने नोट्स में नोट करें। अब ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर होने वाले आर्थिक परिणाम का विस्तार से विवेचन करने वाले सबसे प्रमुख राजनीतिक नेता। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक परिणाम का विस्तार से विवेचन करने वाले ये सबसे प्रमुख राजनीतिक नेता थे। थोड़ी देर पहले हमने ये भी बात आपको बताई, सरकारी आर्थिक नीतियों की सबसे कड़ी आलोचना दादा भाई नौरोजी ने की है। अब एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या दादा भाई नौरोजी आर्थिक विचारक थे? क्या ये अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कड़े आलोचक थे, नहीं थे? इस तरह की बातें स्टेटमेंट के रूप में आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। उन्होंने इसका गहराई से अध्ययन किया, अपने भाषणों तथा लेखों में इसका उल्लेख किया। अंग्रेजी साम्राज्य के कारण भारत की भीषण गरीबी का विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश राज्य, ये इनका पुस्तक का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब का नाम कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, भारत की विभिन्न परीक्षाओं में इसका नाम पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखें। आगे बात समझ में? तो ये आर्थिक विचार थे दादा भाई नौरोजी के। आगे चलता हूँ। इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी। किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझते हैं इसको। दादा भाई नौरोजी ने भारत की भीषण गरीबी का कारण भारत के धन का लगातार इंग्लैंड द्वारा निष्कासन बताया। यही तो है धन का निष्कासन, कि भारत का धन कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड में जा रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मुख्यतः चार प्रकार से भारत से धन इंग्लैंड चला जाता है। पहला कारण,
भारत में भारी वेतन प्राप्त करने वाले प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन से बचत के द्वारा। दूसरा, इंग्लैंड में होने वाला खर्च। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभ, भारत सरकार को दिए गए ऋण पर ब्याज, इंग्लैंड में भारत से सेवा प्राप्त करके जीवन यापन करने वाले को दी जाने वाली पेंशन। तो ये इस प्रकार से इन्होंने 3-4 खर्चे बताए कि किस प्रकार से भारत का धन इंग्लैंड में जा रहा है। ठीक है। चौथा कारण इन्होंने बताया कि भारत से इंग्लैंड में निर्मित औद्योगिक वस्तुओं को भेजा जाना। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेजों से पहले जो भी विजेता भारत में आए वे भारत में आकर बस गए, इसलिए भारत से धन का निष्कासन नहीं हुआ, किंतु अंग्रेज अधिकारी यहाँ शासन करते हैं जिससे वे स्वयं को तथा इंग्लैंड की जनता को लाभ पहुंचाते हैं। समझ में आई बात कि भाई अंग्रेजों से पहले और भी आए लेकिन वो भारत में ही बस गए, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे और इंग्लैंड धन भेज रहे हैं और इंग्लैंड के वासियों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इन बातों को आप ध्यान से पढ़े समझे, टॉपिक का मर्म समझने का प्रयास करें ताकि स्टेटमेंट वाले जो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं वो आप एग्जाम में तभी सही कर पाओगे। ठीक है। तो धन का निष्कासन का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। ठीक है। ये रहे दादा भाई नौरोजी। अब हमारे दूसरे लीडर की तरफ चलते हैं जो कि नरम दल विचारधारा के ये भी समर्थक थे। नाम दिखा देता हूं मैं आपका इनका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। आइए इनसे जुड़ी हुई क्या क्या विशेष बातें हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के ठीक है नरमपंथी दल से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में नौकरी की, किंतु उन्हें नौकरी से निकाला गया, निकाल दिया साहब इनको नौकरी से अंग्रेजों ने। इंग्लैंड में इसके विरुद्ध अपील स्वीकृत नहीं हुई। उन्होंने यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय आंदोलनों का अध्ययन किया। इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं के योगदान ने इनको प्रभावित किया था। ठीक है, कोई खास बात नहीं, ध्यान में रखना आप। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये। अब देखिए राजनीतिक आंदोलन के विकास में इनका क्या योगदान रहा है। 1873 में कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में लगभग 800 लोगों की उपस्थिति में इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का प्रारंभ किया। याद है क्या, ये मैंने लिखवाया भी था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, कब हुई है, किसने की है। कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं में पहले की क्लासेस देखी होगी तो बिल्कुल आप 100% रिकॉल कर पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है। सुरेंद्र नाथ जी का उद्देश्य इस एक अखिल भारतीय आंदोलन का केंद्र बनाने का था। इस एसोसिएशन द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा के लिए निम्नतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने, अफगानिस्तान में साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध करने आदि के लिए कलकत्ता में विशाल सभाएं आयोजित की थी इन्होंने। देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करो आयु। ठीक है। और देखिए काम की बात मैं आपको बताने जाता हूं आगे। 1883 में होने वाली दो घटनाएं, इल्बर्ट बिल विवाद। अब ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, पहली ही क्लास में मैंने आपको विस्तार से समझाया था, है ना, दोबारा बात नहीं करेंगे अब इस पे। तथा एक अखबार में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज नॉरिस के विरुद्ध लेख लिखने के लिए उन्हें 2 महीने की कारावास की सजा दे दी गई थी इनको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इन दोनों घटनाओं ने जनमानस को गहराई से उद्वेलित किया और इसी वजह से तो एकता की भावना आई और राष्ट्रवाद का उद्देश्य में भी इन सब कारणों की भूमिका रही है। अब ये सारी बातें, शीशे तोड़ दिए, सब एकता का प्रदर्शन किया, सारी बातें सब ठीक है। काम की बात मैं आगे बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से दिसंबर 1883 में एक अखिल भारतीय संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुरेंद्र नाथ के नेतृत्व में गठन हुआ। याद आ रहा है क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका गठन किया था इन्होंने और फिर उसके अधिवेशन हुए थे और फिर बाद में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया था। ये बात भी मैंने आपको नोट करवाई थी दूसरी तीसरी क्लास में।
तो ये सब बातें वही चल रही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित। तो ये दो नेताओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं फिरोज शाह मेहता के बारे में। वकील थे ये रहे फिरोज शाह मेहता, वकील थे ये। देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें। वे इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करते समय दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए थे और राजनीति की ओर आकर्षित हुए। कांग्रेस के निर्माण से पूर्व जनवरी 1885 में फिरोज शाह मेहता ने बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बता भी चुका हूं मैं आपको। ये तीन व्यक्ति थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और एक व्यक्ति कौन है, और केटी तेलंग। ये देखिए इनके नाम भी आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी हम पढ़ चुके हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो चुके हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ये फिरोज शाह मेहता, ये बदरुद्दीन तैयब, है ना। और केटी तेलंग भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, वो भी नरम दल के ही नेता थे। ठीक है, हाँ जी आ जाइए यहाँ पे वापस। तो इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी 1885 में। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उससे पहले इस संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कांग्रेस के गठन के समय से ही फिरोज शाह इसके प्रमुख स्तंभ के रूप में रहे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस समय से लेकर 1915 में मृत्यु होने तक कांग्रेस के एक प्रमुख स्तंभ रहे। ठीक है, अब देखिए इनके विचारों को जानते हैं। फिरोज शाह के विचार जो आपको हो सकता है कि सेटिस्फाई नहीं कर पाए। वे दादा भाई नौरोजी तथा अन्य नरमपंथी नेताओं की तरह अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास रखते थे, है ना भाई, नरमपंथी। उनका विचार था कि ईश्वर ने अंग्रेजों को भारत का शासन सौंपा और उन्होंने बिना जाति वर्ण धर्म के भेदभाव के न्याय के सिद्धांत समानता ईमानदारी से शासन चलाने का निश्चय किया। फिरोज शाह मेहता जी ये मानते हैं कि ईश्वर ने अंग्रेजों को ही ये बागडोर सौंपी है कि वो शासन चलाएं भारत में, ऐसा इनका विचार था। इस बारे में आपके क्या विचार है वो भी आप बताएं। इन्होंने लिटन के शासन की आलोचना की। ऐसी बात नहीं है, जहां पे बुराई करनी है वहां पे ये बोल भी रहे अंग्रेजों के खिलाफ। उसे स्वेच्छाचारी साम्राज्यवाद की संकीर्ण नीति का प्रतीक बताया। लिटन की इन्होंने बुराई की, किंतु उनका बहुसंख्यक अंग्रेजों की नेक नियति पे विश्वास बना रहा। मतलब ये कह रहे हैं कि सारे अंग्रेज बुरे नहीं है, एक आधा हो सकता है। जैसे लिटन की इन्होंने आलोचना की, पर इनका फिर भी विश्वास ये था कि बहुसंख्यक अंग्रेज बढ़िया हैं। जबकि ये बात कौन नहीं मानते थे, ये बात नहीं मानते थे जो गर्मपंथी विचारधारा के जो व्यक्ति थे, वो इस बात को नहीं मानते थे भाई साहब, कि हम नहीं मानते। ये देखिए आप, मैं वापस से लिस्ट पे आपको लेकर आता हूं। ये रही हमारी लिस्ट। जो गर्मपंथी विचारधारा है वो इस बात में विश्वास नहीं करती थी। ये तो चाहते थे कि भाई हम तो जन आंदोलन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारेबाजी होगी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं, बैटरी डाउन हो गई दिखती इसकी। ठीक है, इसी से काम चला लेंगे हम। हाँ तो ये समझ गए भाई साहब फिरोज शाह मेहता जी के विचार। हम्म, अब उसके बाद चलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है ये? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। इस महान देशभक्त का जीवन देश के युवकों के लिए आदर्श है। देश की हुई दुरावस्था, ठीक है ठीक है, काम की बात पे ही लेके आता हूँ मैं, कहानियां नहीं सुनाना चाहता आपको। ठीक है, यहाँ पे आओ भैया, काम की बात ये रही हमारे लिए। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में प्रारंभ हुए। इस संगठन
में प्रारंभ में जागीरदार, इनामदार और उच्च वर्ग के लोग सदस्य बने। गोखले 25 वर्ष की उम्र में 1891 में इसके सचिव बने थे तथा 5 वर्ष तक इस पद पर रहे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आपने जो दूसरे या तीसरे नंबर की जो क्लास ली थी उसमें तो आपने कहा था कि भी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना मैंने आपको बताई थी 1870 में, है ना। और अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो 1867 लिखा हुआ है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो इतिहास के जो सोर्सेस हैं, कुछ जगह पे इसको 1870 बताते हैं, कुछ किताबें 1867 बताती हैं। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे परीक्षा में, तो दोनों आप ध्यान में रख के चलें। 67 आ जाए तो 67 लगा देना, और 70 आ जाए तो ये लगा देना, ठीक है। और ये इसके सचिव बने थे, पूना सार्वजनिक सभा के सचिव रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। बाकी और कोई खास बात नहीं है इसमें, बाकी तो आप पीडीएफ में पढ़ेंगे, नॉर्मल बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई। आगे चलता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो नरम दल के जो लीडर थे, ऑलमोस्ट बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए, नरमपंथी जो विचारधारा है उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी। भाई, उदारवादी युग 1885 से लेके 1905 तक था। इनकी कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका क्या था। कांग्रेस के 1885 से लेकर 1905 तक का युग उदारीवादी युग कहा गया। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को इन्होंने प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया। समझा चुका हूं मैं आपको। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना था। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर जनजागृति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत एवं ब्रिटेन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता की मांगे न्याय संगत बताकर ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके और उन्हें न्याय प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में कांग्रेस ने अपने विभिन्न प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजे। इन प्रतिनिधि मंडलों ने ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश जनता को भारतीयों की मांगों के इस काल में कांग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। भाई, कांग्रेस जो ये उदारवादी नेता हैं, उनको ये लगा, देखो आप बिल्कुल ऐसे भी नहीं कह सकते कि जो नरमपंथी विचारधारा है ये बिल्कुल गलत थी। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। उस समय के हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी ठीक था। भाई, डायरेक्ट कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, आप समझना मेरी बात को। और लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा था कि ये डफरिन की दिमाग की उपज है कांग्रेस, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आपको नहीं लगता कि डफरिन ने ही इस संस्था का स्वागत भी किया था, कार्यकर्ताओं का वेलकम भी किया था। अगर उस समय डायरेक्ट ही विद्रोह की भावना रखते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, सरकार के खिलाफ डायरेक्ट खुलकर कड़े शब्दों में आलोचना होती, तो आपको नहीं लगता कि अंग्रेज अधिकारी इस आवाज को वहीं पे कुचल देते। तो कहीं ना कहीं गर्मपंथी विचारधाराओं की जो नींव है वो किसने रखी है? नरमपंथी, नरम दल के नेताओं ने। भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ता है प्रोसेस। ये थोड़ी है कि डायरेक्ट पहले दिन ही तुम जुलूस निकाल दोगे। भाई, पहले ज्ञापन दिए जाएंगे, धीरे धीरे, शनै शनै, ठीक है। तो इनका यही मानना था उदारवादी नेताओं का, जो कि यहाँ पे लिखा है कांग्रेस के, हाँ आगे ले लेता हूं मैं, ये रहा। कांग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। सरकार का विरोध करने की नीति इन्होंने प्रारंभ में नहीं अपनाई थी। इस समय के उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेजी सरकार से सीधा संघर्ष करना अभी व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में ये सब आप जान ही चुके हैं। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आ रही है यहाँ से। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अरे यार, ये नरम दल के नेताओं ने तो काम खराब कर दिया। ऐसा नहीं है।
इनकी बहुत सारी बातें अब आपको सही लगेगी। इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया, ये अपनी कौन सी मांगों को मानने के लिए ब्रिटिश सरकार को इन्होंने मजबूर किया, सारी बातें अब आप समझना। ऐसा नहीं है कि ये हाँ में हाँ ही भरते थे हमेशा। जैसे आर्थिक नीतियों के तो ये कड़े आलोचक थे, लिखा भी है यहाँ पे देखिए। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की। अब ये देखिए आप, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनेंगे अब आपके फर्स्ट ग्रेड में। और भारतीय जनता में आर्थिक चेतना जागृत की, कृषि, व्यापार एवं उद्योग आदि क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को उजागर किया। अब ये देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ भी बोला है इन्होंने, लेकिन संवैधानिक तरीके से। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन एवं गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण करना बताया। उदारवादियों ने मांग की कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर नहीं बनानी चाहिए, बल्कि भारत के हितों के आधार पर बनानी चाहिए। उन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया। भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण, भारतीय उद्योगों का संरक्षण, भू राजस्व को कम करना, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करने आदि की मांग की। ये सब मांगी इन्होंने की है कि भाई उद्योगों को खत्म मत करो, कर को कम करो, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करो। ठीक है, तो ये सब है। उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई मांगे रखी। अब देखिए साहब, उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित क्या मांगे रखी। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, लोक सेवाओं का भारतीयकरण करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण की भी इन्होंने मांग की, भी अलग रखो दोनों को। शस्त्र कानून हटाने की बात की इन्होंने, सेना संबंधी खर्चों में कमी करना आदि प्रमुख थी। अब आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट के रूप में बातें बनेगी कि निम्न में से किन बातों का उदारवादियों ने समर्थन दिया था? अब यहां से दो चार बातें उठा लेगा वो। इस काल में उदारवादी संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार की मांग उठाते रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 92 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीय 1892 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई। ठीक है, ये नोट्स मिलेंगे आपको, सब कुछ आराम से इनको पढ़ना आप, जिससे आपकी समझ बढ़ेगी दोस्तों। अब देखिए, कंक्लूजन पे हम चलते हैं। वापस से मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे वही नरमपंथी विचारधारा के नेता मैंने आपको बता दिए। गरमपंथी में कौन आएंगे? गरम दल के लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब आप कहोगे कि इनके बारे में भी बता दूं। इनके में सेपरेट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में आप देखेंगे इनके सेपरेट टॉपिक दिए गए हैं। ये देखिए, सिलेबस पे लेके चलें, ये देखिए लाल बाल पाल। तो इनको हम थोड़ा सा आप डिटेल से पढ़ेंगे, एक सेपरेट क्लास ही रखूंगा मैं इनकी। क्यों? जैसे मैंने भगत सिंह की क्लास रखी है ना, सेपरेट क्लास, भगत सिंह और सुखदेव की 2 क्लासें ले ली है, पता नहीं होगा आपको। तो देखो भाई, उनको जाके भगत सिंह और सुखदेव की क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में देखो, यूट्यूब पे सर्च कर लो भगत सिंह कपिलांश एकेडमी। तो इनकी मैं सेपरेट क्लास रखूंगा, तब इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये क्लास भी लंबी हो जाएगी और फिर ये बोरिंग लगती है क्लास, मुझे पता है आप लोगों को, क्योंकि थियोरिटिकल क्लास बोरिंग ही लगती है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती इनको झेलना। हाँ जी। तो ये गरमपंथी। फिर क्रांतिकारी में भगत सिंह मैंने आपको पढ़ाई दिया है, सुखदेव मैंने पढ़ाई दिया है, चंद्रशेखर आजाद हम पढ़ेंगे, और फिर गांधीवादी विचारधारा चलेंगे हम। गांधी जी के बारे में तो बहुत लंबा युद्ध चलेगा हमारी क्लासों का। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके बताते नहीं हो कि कैसी लग रही है क्लास। और हाँ, टेस्ट आज तुरंत दे लेना। ये जो नरम दल गरम दल हो गया है, इसका टेस्ट एप्लीकेशन पे जाके जरूर देना। टेस्ट की प्रैक्टिस हम साथ में करते रहेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और सब टॉपिक के टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो रेगुलर बेस पे आप प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है? कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन?
चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।